हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कातन एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है कातन एकेडमी की इस लाइव सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रैश कोर्स बोर्ड बूस्टर सीरीज के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th के बायोलॉजी में, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। सो इस चैप्टर का एक अपना ही अलग इंपॉर्टेंस है बोर्ड एग्जाम्स में। बिल्कुल धमाल मचाते हुए क्वेश्चन इससे आते हुए और बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। उसको समझने के लिए आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे, एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। मीन्स हमें कहीं ना कहीं इसमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है और पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इकोलॉजी यूनिट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमें ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ना है। बच्चों वेबसाइट पे ऑलरेडी इसकी सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर भी आपको कात्यायन एकेडमी की तरफ से ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है कि आप शॉर्ट टाइम में एक पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं कुछ मेन टॉपिक्स के साथ में। तो मैंने कोशिश की है कि मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। क्लियर? सो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और पॉपुलेशंस क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्युनिटी में रहता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेले नहीं रह सकता, उसके साथ उससे मिलते जुलते रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं या दूसरी स्पीसीज से बिलोंग करने वाले डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के साथ में वो रहता है। यानी कहने का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, मींस सिंगल ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लाइव अलोन। ओके, क्योंकि होता क्या है कि क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ में आपस में उनके ऊपर एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मीन्स उनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उनकी सराउंडिंग के बीच में। मीन्स वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने किसी ना किसी नीड के लिए। एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द डिफरेंट प्रिंसिपल्स दैट कंट्रोल द रिलेशनशिप एंड दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेवल इज नोन एज इकोलॉजी। यानी इकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनिजम्स और उसके पॉपुलेशन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो रिलेशनशिप है, या हम ये कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंस है कहीं ना कहीं, कि किस तरह से इन्वायरमेंट किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है और किस तरह से ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है, किस तरह से वो उससे इंटरेक्ट कर रहा है। इसकी स्टडी को ही, इस रिलेशनशिप की स्टडी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इकोलॉजी बोलते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उसके इन्वायरमेंट के बारे में। इकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे भैया डिफरेंट तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सबसे पहला इंटरेक्शन होता है वो उसके एबायोटिक फिजिकल एनवायरनमेंट से होता है। एक्चुअली जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उसमें आपके एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें होती हैं। सो जनरली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स और दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में और साथ में उसके फिजिकल या एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ में जो स्टडी होती है उसी को हमने इकोलॉजी बोला। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम देखिए, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इकोलॉजिकल या इकोलॉजी में। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक इंडिविजुअल का कहने का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होगा और जब उसी की स्पीसीज से मिलते जुलते बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो वो बनाएंगे अपनी एक पॉपुलेशन। मीन्स पॉपुलेशन का सीधा सा मतलब है कि द इंडिविजुअल्स और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज मेक्स अ पॉपुलेशन। नाउ ये पॉपुलेशन जो होगी आगे चल के बनाएगी कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशंस के साथ में इंटरेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं ये दूसरी पॉपुलेशन के साथ डिपेंडेंट होगी। मीन्स कहीं ना कहीं ये उससे बेनिफिट डिराइव करेगी या उनको बेनिफिट देगी। सो इस तरह से ये पॉपुलेशंस या दूसरे और स्पीसीज की पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से बन जाती है कम्युनिटी। सो मीन्स इंडिविजुअल से हायर लेवल हो गया हमारा पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से हायर लेवल हो गया हमारा कम्युनिटी। और आगे चल के यही जो कम्युनिटी होती है ये बनाती है इकोसिस्टम। क्या बनाती है बताइए? इकोसिस्टम। जब ये इंटरेक्ट करती है अपने एबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट से, यानी इकोसिस्टम बन जाता है। और इस तरह से आगे उसकी जो बड़ी यूनिट है वो बायोम, और बायोम से जो इकोलॉजिकल बड़ी यूनिट होगी वो हो गया बायोस्फीयर। यानी पूरी अर्थ को ही बोल दिया हम लोगों ने बायोस्फीयर, जहां तक लाइफ प्रेजेंट है। और वाइड वैरायटी ऑफ बायोम आपके पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइए कुछ नोट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि हैबिटाट और निके क्या होता है। बच्चों बहुत ही बेसिक टर्म है इकोलॉजी चैप्टर के, इनके बारे में आपको मालूम होना बहुत जरूरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैबिटाट के बारे में। हैबिटाट का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक प्लेस और लोकेलिटी डिलिमिटेड बाय
अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स लाइक फिजिकल फीचर्स एंड द बैरियर्स वेयर द कम्युनिटी ड्वेल्स। जहाँ पे कोई कम्युनिटी रहेगी उस एरिया को बोलते हैं उस स्पीसीज का हैबिटाट। क्लियर? यानी ये एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, एक लोकेलिटी होती है जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, बैरियर्स भी होते हैं, जहाँ पे कोई कम्युनिटी रहती है उससे हम क्या बोलेंगे, उस कम्युनिटी का हैबिटाट बोल देंगे। जबकि निके एक पर्टिकुलरली बहुत स्मॉल स्पेस होगी। मीन्स निके क्या होगा, ये एक और बोल सकते हैं पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, वो फिजिकल स्पेस की बात हो रही है। तो जो इकोलॉजिकल निके होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसका मतलब होता है कि वो फिजिकल स्पेस जो वो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर रहा है, उस फिजिकली ऑक्यूपाइड स्पेस को ही बोलते हैं उसका निके। मीन्स द इकोलॉजिकल निके ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स द फिजिकल स्पेस occupied by it and the resources it utilize and its functional role in the ecological system। की इकोलॉजिकल सिस्टम में उसका फंक्शनल रोल क्या होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इस डायग्राम को देखिए, डिफरेंस बिटवीन हैबिटाट एंड निके। निके और हैबिटाट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आइए इस डायग्राम से देखने समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले बता दी, अ हैबिटाट इज वेयर यू लिव। आई लिव इन एशिया, मैं कहाँ रहता हूँ, एशिया में रहता हूँ, तो ये मेरा हैबिटाट हो गया। सो विच इज वेयर our natural habitat are, we are found in the grassland and the rainforest of Southeast Asia, China, Korea and Russia। So एक तरह से ये रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स आपके क्या होंगे बताइए, इनके हैबिटाट्स होंगे। जबकि निके क्या है, ये फिजिकल स्पेस जहाँ पे इस एरिया में पाया जा रहा है। तो ये एक फिजिकल, एक बायोलॉजिकल कंडीशन होती है कि किस तरह से उस फिजिकल यानी कि उस रिलेटेड एरिया में वहाँ पे कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा, वहाँ पे ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा और वहाँ पे ये कैसे सर्वाइव करेगा। यानी उस फिजिकल हैबिटाट में, उस निके में ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और सर्वाइव भी करेगा। चलिए अब बात करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एन एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि किसी भी तरह की आसपास की सारी एक्सटर्नल कंडीशंस को इन्वायरमेंट बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो डिसाइड करेगा कि वो स्पीसीज वहाँ पे रहेगी कि नहीं रहेगी, वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा। जनरली एक्सटर्नल कंडीशन में हमारे बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स आते हैं विच इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के टर्म्स में ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। और अगर हम इकोलॉजी की बात करें एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल, डील्स विद द हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर सर्वाइवल। यानी कि अगर हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल की बात करेंगे तो इकोलॉजी में हमें यह भी पढ़ना होगा कि किस तरह से कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने उस फिजिकल हैबिटाट में, उस अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से अपने आप को अडैप्ट किए हुए है, किस तरह से वहाँ पे वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, किस तरह से वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब हम आगे बात करेंगे इसमें कि लिखा है रिप्रोडक्शन एंड इट्स बेसिकली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, और यहाँ पे बेसिकली किसकी बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जनरली क्या होता है बच्चों कि जो कुछ फैक्टर्स होते हैं लाइक रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझिएगा। रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन and tilting of the earth on its axis cause the annual variation in the intensity and the duration of the temperature resulting in the distinct season। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि जो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहने का मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं लाइक रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना, अराउंड द सन, क्योंकि हमारी अर्थ लगातार रोटेट कर रही है सन के अराउंड, और साथ में द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जो अर्थ है वो क्या है बताओ, टिल्टेड है ना। तो टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कॉज करता है एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो एनुअल इंटेंसिटी होती है और जो ड्यूरेशन होता है वो टेम्परेचर का, वो क्या करता है बताइए, अलग अलग सीजन्स को प्रोड्यूस करता है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, ये सारे सीजन्स हमको अलग अलग मिल जाते हैं। ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए जी अब आगे डिस्कस करेंगे। दीज सीजनल वेरिएशंस टुगेदर विद स्मॉल वेरिएशंस इन द प्रेसिपिटेशन दैट इज बोथ रेन एंड स्नो, यानी कहने का मतलब कि जो छोटे छोटे सीजनल वेरिएशन आते रहते हैं जिसमें प्रेसिपिटेशन भी इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली में ये टर्म बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों कि सर व्हाट इज एक्चुअली प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जिसमें रेन एंड स्नो दोनों इंक्लूड होती,
लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स, यानी कि वाइड वैरायटी ऑफ मेजर बायोम्स प्रोड्यूस होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन। मीन्स प्रेसिपिटेशन ये डिसाइड करेगा कि बायोम्स का नेचर कैसे होगा, सच एज डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा मेंशन्ड इन फिगर गिवन। मीन्स कहने का मतलब कि अलग अलग, अभी बायोम में आपको दिखाऊंगा भी कि अलग अलग बायोम जो होते हैं उनका नेचर, उनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन। मीन्स वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा, ज़्यादा बारिश हो रही है कि कम बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, ये डिसाइड करता है कि वो आपका हैबिटाट, या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो बायोम है वो कैसा हो। सो रीजनल और लोकल वेरिएशन जो होते हैं किसी भी बायोम के, वो लीड करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एरिया की, अगर किसी भी बायोम की बात की जाए तो होने वाले छोटे छोटे रीजनल और लोकल वेरिएशन भी वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स को प्रोड्यूस करते हैं उस बायोम में। मीन्स एक बायोम में बहुत सारे हैबिटाट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये एनुअल मीन टेम्परेचर दिया हुआ है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में एक्स एक्सिस पे। मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे देखिए यहाँ पर प्रेसिपिटेशन है, दोनों के ही बैलेंस से बनते हैं वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम बने हुए हैं, लाइक ये देखिए डेजर्ट बना हुआ है जहाँ पे आप देखेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा है, इस रेंज पे है, बट प्रेसिपिटेशन एक्स एक्सिस पे काफ़ी कम है। और ग्रासलैंड की बात करेंगे तो टेम्परेचर भी है और साथ में प्रेसिपिटेशन भी है। आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करेंगे जिन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, तो आप देखेंगे टेम्परेचर रेंज काफ़ी लो है यहाँ पे, जबकि यहाँ पर रेंज ऑफ रेन यानी प्रेसिपिटेशन काफ़ी हाई है ना, काफ़ी ज़्यादा रेन हो रही है। ये बात इंपॉर्टेंट है। मीन्स इसी वजह से ये फॉरेस्ट आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। टेम्परेट फॉरेस्ट आपको दिख रहे हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जहाँ पे फन्स वगैरह होते हैं, और आपके पहाड़ी इलाके में पेड़ होते हैं कोनी, और आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में तो बहुत ही कम पेड़ होते हैं, ना के बराबर पेड़ होते हैं। ये तो आपको दिख रहा है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है और प्रेसिपिटेशन भी काफ़ी कम होता है। इस वजह से ये वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट आपको दिख रहा है, जिसमें मैंने डिजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट और आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा आपको दिखाया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लाइफ के बारे में कि लाइफ क्या है। एक्चुअली में लाइफ क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छी जगह पे होती है? लाइफ तो भैया उस जगह पे भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। इमेजिन करिए, आकाश में बहुत ऊपर आसमान में चले जाइए, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम होती है, वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। मीन्स जहाँ तक बायोस्फीयर होता है वहाँ तक तो लाइफ होती ही होती है। और खास बात और, आप समुद्र की गहराई पे चले जाइए, आप घर के नीचे बहुत गहरा गड्ढा खुदवा दीजिए, बहुत गहराई चले जाइए जहाँ पे वाटर मिलता है, वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। बहुत हॉट एरियाज में भी, यानी कि जहाँ पे सल्फर स्प्रिंग्स होते हैं, आपके एक्सट्रीम रीजन्स होते हैं, हार्श हैबिटाट्स होते हैं, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। यानी कि जो लाइफ है वो फेवरेबल जगह पे नहीं होती है, एक्सट्रीम और हार्श हैबिटाट पे भी होती है। चाहे वो स्कॉचिंग राजस्थान डिजर्ट क्यों ना हो, रेन सोक्ड मेघालय के फॉरेस्ट क्यों ना हो, डीप ओशनिक ट्रेंचेस क्यों ना हो, आपके टोरेंशियल स्ट्रीम्स क्यों ना हो जिसमें वाटर, हॉट वाटर सोर्सेज होता है, परमाफ्रोस्ट पोलर रीजन जहाँ पे परमानेंटली बर्फ जमी रहती है, वहाँ पे भी आपके माइक्रोब्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। माउंटेन टॉप्स पे पाए जाते हैं, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स यानी कि वो बदबूदार गंदा सा कूड़े का ढेर, उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जहाँ पे हम 2 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते, वहाँ पे भी पाए जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात कि हमारे इंटेस्टाइन में भी यूनिक वैरायटी के आपके हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोबियल स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, पाई जाती हैं। सोचिए कहाँ कहाँ तक माइक्रोब्स का कब्जा है, कहाँ तक लाइफ का कब्जा है। रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है, ही इज़ द इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनके एफर्ट की वजह से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश किया था। फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। और जनरली हम बात करेंगे हैबिटाट के बारे में। जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटाट होता है वो वहाँ के एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के मिलने से ही बनता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हैबिटाट होता है वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ही डिसाइड होता है। ठीक है जी, चलिए अब बात करेंगे बच्चों मेजर एबायोटिक फिजिको केमिकल फैक्टर्स के बारे में, जिसमें टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल आते हैं। एनसीईआरटी के कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखिएगा। मेजर एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे। और बायोटिक फैक्टर्स में हम लोग भी पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, पैथोजेंस, पैरासाइट, जितने भी लिविंग हैं। बायोटिक में सारे लिविंग और एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग पढ़ेंगे। सो टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, और इसमें पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, कंपटीटर्स विद विच द ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। भैया एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं?
a non-living conditional factor of the environment that influences the survival and reproduction function of an organism called an abiotic factor। यानी जो नॉन लिविंग कंडीशनल फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को वहाँ पे इन्फ्लुएंस करेंगे, रिप्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। और बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स, डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी स्पीसीज कहाँ पे सर्वाइव करेगी और कौन सी स्पीसीज कहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये तो पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका टॉलरेंस लेवल कितना है, वो कहाँ पे अडॉप्ट कर पा रही है और कहाँ पे नहीं कर पा रही है। आइए बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट और रेलेवेंट फैक्टर, यानी कि बहुत ही अमंग एबायोटिक फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और खास बात ये भी होती है कि भैया टेम्परेचर जो होता है वो सीजनली वेरी करता है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट वेरीज सीजनली ऑन लैंड एंड डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स एंड प्लेन। यानी कहने का सीधा मतलब अगर हम आपको ग्लोब दिखाएंगे तो उसमें लैटिट्यूड्स होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। जब आप इक्वेटर रीजन से पोल्स की तरफ बढ़ोगे, चाहे आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाओ, चाहे इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाओ, दोनों तरफ बढ़ने पे आपको क्या मिलेगा बताइए, पोलर रीजन मिलेगा, यानी परमाफ्रोस्ट रीजन मिलेगा। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की टुवर्ड्स मूव करेंगे हमें मालूम चलेगा कि भैया टेम्परेचर डाउन हो रहा है और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी कम हो रही है। यानी कि वहाँ पे आप और हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत लो टेम्परेचर वहाँ पे रहता है, जबकि ट्रॉपिकल डेजर्ट में चले जाओगे तो आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर रहता है ना। तो हाई टेम्परेचर वाली जगह पे भी हैं और लो वाली जगह पे हैं। ये देखिए आपका पोलर रीजन है जहाँ पे आर्कटिक जोन प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर सन की बात की जाए तो सन से लाइट यहाँ पे काफ़ी कम पहुँचती है पोलर रीजन पे, जबकि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पहुँचती है। तो ट्रॉपिकल रीजन सबसे बेस्ट होता है, ट्रॉपिकल जोन पे सबसे ज़्यादा वेजिटेशन होता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्पीसीज पाई जाती हैं, एनिमल्स की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमल्स प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेट जोन में थोड़ी सी कम स्पीसीज होती हैं क्योंकि थोड़ा सा ये टुवर्ड्स पोल बढ़ गए हम लोग। और आर्कटिक जोन की तो बात ही मत करिए, परमाफ्रोस्ट रीजन है, सबसे कम स्पीसीज यहीं पर ही पाई जाएंगी। क्लियर, चलिए जी अब आते हैं बच्चों यूनिक हैबिटाट्स के बारे में। थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं यूनिक हैबिटाट के, जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एज वेल एज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर गवर्नड बाय द टेम्परेचर कंडीशंस एंड देयर थर्मल टॉलरेंस। यानी कि टेम्परेचर कंडीशन और जो थर्मल टॉलरेंस है ये चीज़ें डिसाइड करती हैं। Organisms which can tolerate and thrive in a wide range of temperatures are called यूरीथर्मल। इन्हें क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल बोलते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज में रह सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स, while organisms which can tolerate a narrow range of temperature are called स्टेनोथर्मल। क्या बोलते हैं जी, स्टेनोथर्मल बोलते हैं। मीन्स आपके नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात की जाएगी तो साफ सी बात है यहाँ पे भैया स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म्स हो जाएंगे। जैसे पोलर बियर है और जो एम्फीबियंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन होगा इस वाइड रेंज में ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नैरो रेंज होगा तो एडजस्ट कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, बट बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को ये एडजस्ट वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। वाटर की बात करेंगे तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट फैक्टर होता है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को, क्योंकि आप जानते हैं सबसे पहले लाइफ जो हुई थी वो अर्थ पे वाटर पे ही एग्जिस्ट कर रही थी और सबसे पहले वाटर पे ही लाइफ आई थी। बिना पानी के तो लाइफ पॉसिबल नहीं है और पानी ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्टिविटी कितनी होगी प्लांट की और प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होगा, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज में तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एज अ मीडियम एक्ट करता है। इस वजह से टेडोफाइट, ब्रायोफाइट वगैरह हर जगह नहीं पाए जाते हैं, वो वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे प्रॉपर मॉइस्चर और वाटर प्रेजेंट होता है ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सके। एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लिए अगर बात की जाए तो वाटर का पीएच, वाटर का केमिकल कंपोजिशन और साथ में जो टेम्परेचर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म उस पानी में रहेगा कि नहीं रहेगा। क्लियर, चलिए जी। सो हम कह सकते हैं कि जो वाटर होती है उसमें जो मेन फैक्टर होता है वो उसका होता है सैलिनिटी, सॉल्ट की अमाउंट की बात हो रही है कि वाटर में सॉल्ट कितना प्रेजेंट है। लेस देन 5 ppm है वहाँ पे या 5 पार्ट्स पर 1000 है वहाँ पे, तो उस कंडीशन में या ये बोल सकते हैं 30 to 35 पार्ट्स पर 1000 है सी में और ग्रेटर देन 100 पार्ट्स पर 1000 है कुछ हाइपर सलाइन लगून्स में। तो भैया ये नॉर्मली वाटर की बात हो रही है, नॉर्मल जो वाटर होता है उसमें 75 पार्ट्स पर 1000 होती है इनलैंड वाटर, ग्राउंड वाटर में, जबकि 30 to 35 पार्ट्स पर 1000 होती है सी वाटर में, ओशन में, जबकि 100 से ज़्यादा पार्ट्स पर 1000 होती है हाइपर सलाइन लगून्स में। तो इनकी तो बात ही मत करिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस सॉल्ट होता है यहाँ पे मैंग्रोव ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिम्स की बात की जाए तो वो ऑर्गेनिम्स जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को बियर कर लेंगे,
वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात हो रही है वाटर में, मीन्स थोड़े बहुत सॉल्ट कंसंट्रेशन को फ्लक्चुएट करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि 5 पार्ट्स पर 1000 वाले सॉल्ट कंसंट्रेशन पे भी रह सकते हैं और 30 पार्ट्स पर 1000 वाले पे भी रह सकते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को बियर कर रहे हैं, मीन्स ये हो जाएंगे आपके यूरी सैलाइन, यूरी हैलाइन। क्या हो जाएंगे बताइए? यूरी हैलाइन। जबकि जो नहीं कर पाएंगे, नैरो रेंज में रहेंगे, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को वहाँ पे बियर कर पाएंगे, उन्हें बोल देंगे स्टेनो हैलाइन। तो भैया जैसे वहाँ यूरी थर्मल था, यहाँ पे यूरी हैलाइन है, वहाँ पे स्टेनो थर्मल था, तो यहाँ पे स्टेनो हैलाइन है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं जो कि बहुत लंबे समय तक सी वाटर में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक बैलेंस में प्रॉब्लम होती है हाई सैलिनिटी की वजह से, है ना। तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा तो कैसे रह पाएंगे सी वाटर में फ्रेश वाटर वाले एनिमल, है ना। अब लाइट की बात करेंगे। लाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स होता है, क्योंकि लाइट डिसाइड करता है कि भैया वहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या होगी, क्योंकि लाइट ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और साथ में लाइट डिसाइड करता है बहुत सारे एनिमल्स के लिए जैसे प्लांट्स की बात कीजिए तो फोटो पीरियड डिसाइड करेगा, फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी। लाइट डिसाइड करेगा रिप्रोडक्शन का जो सीजन होता है, फोरेजिंग एक्टिविटी होती है, माइग्रेशन का जो टाइम होता है, वो सारी चीज़ें लाइट डिसाइड करता है। मीन्स जो सिग्निफिकेंस होता है लाइट का वो बहुत ज़्यादा होता है। लाइट जो होती है एक तरह की, आप जानते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है इस अर्थ पे। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है बताइए? सन है इस अर्थ पे। सन के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सन से ही लाइट एनर्जी आती है। और होता क्या कि फोटोसिंथेसिस होता है, फूड प्लांट प्रिपेयर करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए अर्थ पे। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इस तरह से हमने बोला कि जो आपके स्मॉल हर्ब्स और श्रब्स होते हैं जो कि डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते तो हैं बट अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि बहुत लो लाइट में कर सकें। क्योंकि होता क्या कि इनके ऊपर बहुत सारी कैनोपी होती है, सो ये अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं टू फोटोसिंथेसिस अंडर वेरी लो लाइट इंटेंसिटीज, बिकॉज दे आर ओवर शेडोड बाई टॉल कैनोपाइड ट्रीज, है ना। क्योंकि ये क्या होते हैं बताइए? ओवर शेडोड होते हैं बाई टॉल कैनोपाइड ट्रीज, and the most plant depend on the sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering also। यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सनलाइट पे डिपेंड होते हैं फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि लाइट की जो रिक्वायरमेंट चाहिए उन्हें वो प्लांट सनलाइट से ही लेते हैं। ये तो यूनिवर्सल फैक्टर सब जानते हैं। हम आगे बात करेंगे। मैनी एनिमल्स डिपेंड अपॉन डायurnal एंड द सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटीज एज क्यूज फॉर देयर टाइमिंग फॉर देयर फोरेजिंग एक्टिविटी, कि कब उनको चारा पानी खाना है, फॉर देयर रिप्रोडक्टिव एंड देयर माइग्रेटरी एक्टिविटीज़, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लाइट की ड्यूरेशन और लाइट की इंटेंसिटी ये दोनों ही ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करता है बहुत सारे स्पीसीज़ में, हिंट देता है उनकी फोरेजिंग एक्टिविटी के लिए, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए और माइग्रेटरी एक्टिविटी के लिए। ठीक है जी, चलिए। सो अब बात करेंगे अवेलेबिलिटी के बारे में। तो एक्चुअली में होता क्या है कि लाइट हर जगह बराबर नहीं होती, कहीं पे लाइट ज़्यादा है, कहीं पे कम है। जैसे कि आपके जो ओवर शेडोड प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपके जो कैनोपाइड फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे लोअर प्लांट्स को इतनी प्रॉपर लाइट नहीं मिलती है, तो कम प्लांट में ही वो फोटोसेंस करने के लिए अडाप्ट हो चुके हैं। फॉरेस्ट में क्या होता है? ऊपर वाले प्लांट को अच्छी खासी सनलाइट मिल जाती है। ऐसे ही ओशन की बात करेंगे तो ओशन में सुपरफिशियल लेयर पे तो सनलाइट जाती है, बट डीपर लेयर पे सनलाइट नहीं जा पाती। इस वजह से कह सकते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट है लैंड पे वो क्लोजली लिंक्ड है विथ दैट ऑफ टेम्परेचर, एज अ सन इज द सोर्स ऑफ फॉर बोथ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मीन्स लाइट अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीज़ें सन से आती हैं, चाहे वो लाइट हो चाहे वो टेम्परेचर हो, तो दोनों का ही सोर्स कौन है? सन है। हाउ एवर इन डीप सी ओशन, अगर डीप सी ओशन की बात की जाए, यानी कि ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ 500 मीटर, द एनवायरमेंट इज प्रिपेटली डार्क, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस रहती है, मीन्स वहाँ पे अंधकार रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी होती है लाइट की, सोलर रेडिएशन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेन पॉइंट को बस समझते जाइए, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि हम सारी बातें रीड कर सकें। मेन पॉइंट को समझ लिए कि स्पेक्ट्रल क्वालिटी जो होती है लाइट की वो ज़रूरी होती है। उसमें बहुत सारे उसके स्पेक्ट्रम्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक यूवी स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल रेडिएशंस होती हैं, है ना, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फोटोसिंथेसिस में। और साथ में आपको बताया कि डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक विजिबल स्पेक्ट्रम वगैरह पाए जाते हैं जो अलग अलग डेप्थ तक पहुँचते हैं ओशंस में। ठीक है जी, और वहीं तक वो डिसाइड करते हैं कहाँ तक वेजिटेशन पाया जाएगा। सो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के जो एल्गी होते हैं वो अलग अलग डेप्थ में पाए जाते हैं, लाइक ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। जो ग्रीन एल्गी होगा वो सुपरफिशियल लेयर में पाया जाएगा,
ब्राउन एल्गी मीडियम लेवल पे पाया जाएगा और रेड एल्गी बहुत ज़्यादा डीप पाया जाएगा, क्योंकि उसको सबसे कम लाइट्स की ज़रूरत होती है और वहाँ पे अडाप्ट भी कर लेता है वो, ठीक है। सो अपर लेयर पे ग्रीन, मिडिल लेयर पे ब्राउन और डीप लेयर पे रेड एल्गी पाए जाएंगे वाटर में। क्लियर। नोट पॉइंट क्या है देखिए यहाँ पे, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सन लविंग होते हैं, उनको सन ज़्यादा पसंद होता है, सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है, तो उन्हें बोलते हैं हीलियोफाइट्स। क्या बोलते हैं? हीलियोफाइट्स। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो सन लिविंग नहीं होते हैं, उन्हें शेड पसंद होती है या लो लाइट इंटेंसिटी प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? सायोफाइट्स बोलते हैं। ये याद कर लीजिएगा, हीलियोफाइट्स सन लिविंग प्लांट्स होते हैं और सायोफाइट्स आपके लो इंटेंसिटी और शेड लिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे लिम्नेटिक जोन्स के बारे में। ये लिम्नेटिक मीन्स होता है ओपन वाटर जोन, जो कि डीप लेक्स में होता है एंड द ओशंस वगैरह में होते हैं। 3 पार्ट होते हैं लिम्नेटिक जोन के, जो ओपन वाटर जोन है उसमें एक होता है फोटिक जोन, जहाँ पे एल्गी प्रेजेंट है, जहाँ पे लाइट जा रही है। एफोटिक जोन, जहाँ पे आपके किसी तरह के लाइट नहीं जा रही है और लाइट ना जाने की वजह से वहाँ पे कोई प्रोड्यूसर नहीं है। जबकि बेंथिक जोन में क्या होते हैं? आपके एनिमल्स होते हैं, कोरल्स वगैरह, स्पॉन्जेस वगैरह, बेंथोज होते हैं जो सबस्ट्रेटम पे बैठे रहते हैं, अटैच होते हैं। अब बात करेंगे सॉइल के बारे में भैया। तो सॉइल की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिसाइड करने के लिए कि सॉइल कैसी होगी, सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, सॉइल के पार्टिकल का साइज़ क्या है, सॉइल का जो ग्रेन पार्टिकल साइज़ है, एग्रीगेशन है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो ये सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि किसी एरिया में वेजिटेशन कैसे होगा, और जो वेजिटेशन होगा वही डिसाइड करेगा कि किसी एरिया में प्लांट्स कैसे होंगे। यानी जो नेचर होता है, जो प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, वो अलग अलग स्पेस पे अलग अलग होती है ना। कहीं पे लोमी सॉइल है, कहीं पे सैंडी सॉइल है, कहीं पे क्ले सॉइल है, तो ये अलग अलग एरिया में अलग अलग होती हैं। इट इज़ डिपेंडेंट मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, लाइक क्लाइमेट होता है और वीदरिंग प्रोसेस होता है। क्लाइमेट होता है और क्या होता है बताइए? वीदरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है जी। आगे देखिए, फिर लिखा हुआ वीदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री। सॉइल आपकी क्या होती है बताइए? ट्रांसपोर्टेड होती है या तो सेडिमेंट्री हो सकती है। सॉइल डेवलपमेंट प्रोसेस का ये सारी बातें हैं। सॉइल में पर्कुलेशन कैपेसिटी क्या है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, सॉइल में एग्रीगेशन कैसा है, उसका पार्टिकल साइज कैसा है, ये कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो डिसाइड करेंगे कि भैया सॉइल कैसी होगी, यानी इसमें क्रॉप कैसे ग्रो करेगी, इसमें आपके प्रोड्यूसर्स कैसे ग्रो करेंगे, और वही डिसाइड करेगा कि वहाँ पे कंज्यूमर कौन कौन से होंगे। सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पर्कुलेशन होता है सॉइल का, ये डिटरमाइंड होता है बाय द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सॉइल कंपोजिशन, कि उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसके ग्रेन का साइज और उसका एग्रीगेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉइल के, अलॉन्ग विद इट्स पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी एक्सेट्रा, डिटरमाइन द टाइप ऑफ द प्लांट दैट कैन ग्रो इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। ये भी मैंने आपको बताया कि यही सॉइल ही डिसाइड करती है कि वहाँ पे वेजिटेशन कैसा होगा, और वेजिटेशन की वजह से वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स वहाँ पे रह सकते हैं और फीड कर सकते हैं उनको, ठीक है जी। ये देखिए, एक्वाटिक एनवायरनमेंट की बात की जाए तो जो बॉटम का जो सेडिमेंट होता है, नीचे का जो सेडिमेंट होता है, उसकी क्वालिटी डिसाइड करती है कि किस तरह के एनिमल्स वहाँ पे पाए जाएंगे, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि टाइप्स ऑफ बेंथिक एनिमल कौन कौन से वहाँ पे रहेंगे। लाइक आपके देखिए कुछ बेंथिक एनिमल्स यहाँ पे बने हुए हैं जो बेंथिक होते हैं, नीचे बेस पे पाए जाते हैं ओशन में। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। भैया बहुत ही ईजी और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको आसानी समझने की कोशिश करिएगा। भैया एबायोटिक फैक्टर्स को कैसे अलग अलग एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, बस इसमें हमको समझना ही समझना है, पढ़ना कुछ नहीं। जनरली होता क्या है कि लगातार बहुत सालों तक बहुत सारी स्पीसीज अपने आप को इवॉल्व करती रही हैं और उन्होंने कोशिश की कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को वो कांस्टेंट यानी होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखें। बाहर का एनवायरनमेंट कुछ भी फ्लक्चुएट हो, बट अंदर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहना चाहिए। मीन्स इन्वॉल्व आर रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट विच परमिट ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टू प्रोड्यूस प्रोसीडेड विद द मैक्सिमल इफिशिएंसी, ताकि मैक्सिमल इफिशिएंसी के साथ वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें, और इस तरह से ओवरऑल फिटनेस किसी भी स्पीसीज की डिसाइड होती है। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स ने ये कंडीशन, ये टेंडेंसी अचीव भी कर ली। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से इवॉल्व किया कि वो होम्योस्टेसिस को अचीव कर ले गए। मीन्स अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट था, चाहे वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो सैनिटी के रिस्पेक्ट में हो, उन्होंने कांस्टेंट बनाए रखा, चाहे बॉडी फ्लूइड की बात हो। सो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, भले ही चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो अप डाउन होती रहें, बट इंटरनल इन्वायरमेंट जो होगा बॉडी का वो कांस्टेंट रहेगा। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो इसी तरह से स्ट्रेसफुल कंडीशन से आपके कोप करते हैं, यानी बचने की कोशिश करते हैं। अब अगर वो देखिए पहले बिलोंग करते हैं रेगुलेटर कैटेगरी से, तो पहले आता है रेगुलेट। तो ये कुछ तरीके दिए हुए हैं जिससे वो बच सकते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन से, यानी कभी भी जब इन्वायरमेंट का प्रकोप होगा तो इन मेथड का यूज़ करके कोई भी ऑर्गेनिज्म बच सकता है। सबसे पहले
हम बच्चों डिस्कस करेंगे रेगुलेट के बारे में। रेगुलेशन या रेगुलेट करना एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस को मेंटेन करे रहता है बाय कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एग्जैक्ट। बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा और बॉडी टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, भले ही बाहर का टेम्परेचर या सैलिनिटी कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। इस एबिलिटी को बोलते हैं रेगुलेट करना और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं रेगुलेटर। क्या बोलते हैं बताइए? रेगुलेटर बोलते हैं। ऑल बर्ड्स, mammals, fewer lower vertebrates and invertebrates are endotherms as they have mechanism of thermoregulation, क्योंकि उनके पास थर्मोरेगुलेशन की मैकेनिज्म होती है एंड ऑस्मोरेगुलेशन फॉर मेंटेनिंग देयर होम्योस्टेसिस, यानी कहीं ना कहीं वो थर्मोरेगुलेशन कर सकते हैं और वो ऑस्मोरेगुलेशन भी कर सकते हैं ताकि होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकें। अब बेसिक बात क्या है कि भैया मैकेनिज्म क्या क्या यूज़ करते हैं? जनरली अलग अलग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं रेगुलेशन के लिए। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, ठंडियों में शिवरिंग करते हैं। क्या करते हैं जी? शिवरिंग, ताकि एक तरह की मैकेनिकल एक्सरसाइज होती है, ये हीट जनरेट करती है। ठंडियों में टेम्परेचर डाउन होता है, फिजिकल एक्सरसाइज यानी शिवरिंग करके हम टेम्परेचर को राइज कर सकते हैं और कांस्टेंट बनाए रख सकते हैं। गर्मियों की बात होगी तो प्रोफ्यूजली स्वेटिंग होती है ताकि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, इवेपोरेशन हो जाता है। इस तरह से बॉडी टेम्परेचर 37 पे कांस्टेंट रहता है। अब आगे बात करेंगे, विंटर में शिवरिंग होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, एक तरह की एक्सरसाइज होती है जो कि फर्दर टेम्परेचर को 37 पे ले आती है। अब बात करते हैं कन्फर्मर्स के बारे में। कन्फर्मर्स क्या होते हैं? आप जानते हैं लगभग 99% एनिमल्स और सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो अपने टेम्परेचर को और बॉडी की सैनिटी को कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नहीं बनाए रख पाते हैं, जिस वजह से उन्हें क्या बोलते हैं? कन्फर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कन्फर्मर बोलते हैं, यानी कि उनके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज होता जाता है विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, दैट इज दे आर एक्टोथर्म्स। उन्हें क्या बोलते हैं? एक्टोथर्म्स बोलते हैं। ये देखिए 3 तरह की हमने आपको कैटेगरी बता दी, वो जो रेगुलेट कर लेंगे, वो जो कंफर्म कर लेंगे, एनवायरनमेंट के साथ साथ उनका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, और वो जो पार्शियल रेगुलेटर होंगे। आइए इसको समझते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्सटर्नल लेवल, इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है बट इंटरनल लेवल एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो क्या बोल देंगे बताइए? रेगुलेटर बोल देंगे। एक्सटर्नल चेंज हो रहा है बट देखिए एक्सटर्नल चेंज हो रहा है ना, बट इंटरनल ऊपर नहीं बढ़ रहा ना नीचे जा रहा है, इंटरनल एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, इन्हें बोल देंगे रेगुलेटर। क्या बोल देंगे बताइए? रेगुलेटर बोल देंगे। अब एक्सटर्नल चेंज हो रहा है तो इंटरनल भी चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल चेंज हो रहा है तो इंटरनल भी चेंज हो रहा है, तो उन्हें बोल देंगे कन्फर्मर। क्लियर? देखिए एक्सटर्नल चेंज हो रहा है तो इंटरनल भी चेंज हो रहा है, तो इन्हें बोल देंगे कन्फर्मर। और यहां पे देखिए थर्ड वाले में पार्शियल रेगुलेटर, कुछ समय तक तो ये क्या कर रहे हैं? कंफर्म कर रहे हैं, फिर ये रेगुलेट कर रहे हैं। बट एनसीईआरटी में लिखा है कि कुछ समय तक रेगुलेट करते हैं फिर कंफर्म करते हैं, बट यहाँ पे वो ड्रॉ नहीं किया इन लोगों ने। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, लिखने में और दिखाने में दोनों में अंतर है। एनसीईआरटी कहती है कि पहले वो कुछ समय तक रेगुलेट करेंगे फिर कंफर्म करेंगे, कुछ समय तक तो मेंटेन कर लेंगे, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी उनको, होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करेंगे। लिखा हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, बॉडी फ्लूइड को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, यानी कि वो आपके ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। क्या होते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर मीन्स उनका जो बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन है वो आसपास के सराउंडिंग के फ्लूइड के हिसाब से चेंज होता रहता है, मीन्स वो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से हमने आपको बताया कि जो थर्मो रेगुलेशन है, टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है। एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होने की वजह से क्या होता है बच्चों कि बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं पोलर एरिया में, एक्सट्रीम हैबिटाट्स में, लाइक श्रूज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं। इनका बॉडी वॉल्यूम के कंपेयर में सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से क्या होता है कि हीट लॉस या हीट गेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हीट लॉस या हीट गेन फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया होता है। बॉडी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इनमें हीट लॉस हीट गेन ज़्यादा होगा और ये होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए डायग्राम। स्ट्रेटजी एंड टॉलरेंस आर नॉट आइडेंटिकल। ये इंटरनल ऑस्मोलैरिटी है, ये एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी है। आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको भैया कि यूरी हेलाइन में आप देखेंगे कि इंटरनल ऑस्मोलैरिटी कांस्टेंट, जबकि एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी बढ़ने के साथ साथ इंटरनल ऑस्मोलैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा यूरी हेलाइन में। जबकि स्टेनो हेलाइन की बात करेंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट है इंटरनल ऑस्मोलैरिटी, बट
नैरो रेंज तक, सिर्फ इस रेंज तक। जबकि यूरी एलाइन में वाइड रेंज ऑफ एक्सटर्नल सैलिनिटी चेंज हुई थी, एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी चेंज हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे इंटरनल ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आया। जबकि स्टेनो एलाइन में आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ऑस्मोलैरिटी कांस्टेंट है अप टू अ नैरो रेंज ऑफ एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी। जबकि ऑस्मो कन्फर्मर में जो इंटरनल ऑस्मोलैरिटी है वो चेंज होगी, वेरी करेगी विद एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी चेंज। क्लियर? और इस तरह से ये हमारे हो गए ऑस्मो रेगुलेटर, जो थोड़ी कुछ समय तक क्या करेंगे, ये रेगुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे बताइए? रेगुलेट कर लेंगे। इनके जो इंटरनल ऑस्मोलैरिटी है ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, रेगुलेट कर लेंगे। चलिए, इस तरह से हमने बोला कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जिनका लार्जर सरफेस एरिया होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, वो आपके बहुत तेज़ी से हीट लॉस करेंगे, और हीट लॉस जब तेज़ी से होगा तो कोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये ऐसे एनिमल्स कोल्डर एरिया में बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या बोला हमने कि इन लोगों को, अब कह दो सर कि क्या अडाप्ट नहीं कर पाते हैं? अडाप्ट करते हैं, बट जो इनके लिए टेम्परेचर मेंटेन करने की जो मैकेनिज्म होती है, थर्मो रेगुलेशन की जो मैकेनिज्म होती है, वो एनर्जेटिकली काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। सो दे हैव टू expend much energy to generate body heat through the metabolism. Due to this reason, very small animals are rarely found in polar region. इसी वजह से पोलर रीजन में बहुत रेयरली पाए जाते हैं ये एनिमल्स। क्लियर? चलिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, अगर एवोल्यूशन की बात की जाए तो बहुत सारे एनिमल्स स्पीसीज ऐसी भी थी जो कम्प्लीटली तो अपने आप को रेगुलेटर नहीं बना पाए, बट कुछ एबिलिटी ऐसी आ गई कि हाँ भैया कुछ समय तक तो रेगुलेट कर लेंगे, बट उसके बाद अगर फर्दर चेंजमेंट आए इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फिर भी चेंज हो रहा है, तो उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। यानी एक लिमिटेड रेंज तक तो कंट्रोल कर लेंगे, बट उसके बियॉन्ड जाने पे वो कंफर्म करेंगे। यानी ऐसे एनिमल्स को बोला गया पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियली रेगुलेट करेंगे, कुछ समय तक रेगुलेट करेंगे, उसके बाद इस लिमिट के बाद वो कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए, मीन्स उनका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से। माइग्रेशन की बात करते हैं भैया, माइग्रेशन, सस्पेंशन, ये सारे तरीके होते हैं स्ट्रेसफुल हैबिटाट में अपने आप को अडाप्ट करने के। यानी कि जब तक स्ट्रेसफुल हैबिटाट था हम वहाँ से निकल लिए, इसे बोल दिया माइग्रेशन। क्या बोल दिया? माइग्रेशन बोल दिया। यानी कोई ऑर्गेनिज्म टेम्परेरी मूव कर जाए किसी भी एक स्ट्रेसफुल हैबिटाट से टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया। गर्मी बहुत पड़ रही थी भैया यूपी में, हम क्या किया, हमने उत्तराखंड चले गए, कश्मीर चले गए, वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, मनाली चले गए हम। ठीक है, तो गर्मी भर 3-4 महीने वहीं रहे हम, तो हमें थोड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, इतनी गर्मी नहीं सहनी पड़ी वहाँ पे। यानी कहने मतलब ये कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मूव कर रहा है टेम्परेरली, हमेशा ले नहीं, गर्मी कम हुई तो वापस यूपी में आ गए, टेम्परेरली मूव कर रहा है फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया, और वापस जब स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाए तो वापस आ जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। और जो बर्ड्स होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करती हैं ड्यूरिंग विंटर। ड्यूरिंग विंटर एग्जाम्पल, इंडिया में राजस्थान स्टेट में एक भरतपुर जगह पे एक ये आपका किलाड़ो नेशनल पार्क है। सो भरतपुर में राजस्थान में एक किलाड़ो नेशनल पार्क है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल आती हैं साइबेरिया से, और बहुत और भी दूसरी बर्ड्स आती है दूसरे एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से हर साल सर्दियों में। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। ये देखिए भरतपुर राजस्थान में, देखिए किस तरह से ये माइग्रेटरी बर्ड्स आई हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ रही थी, बट यहाँ पे ये एडजस्ट कर लेंगी क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है। सस्पेंड की बात करते हैं, कहते हैं कि इतने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया, यानी जहाँ थे वहीं रहे, घर में बैठो, आप पुलिस की जॉब में 5 दिन के लिए सस्पेंड हो तो 5 दिन के लिए पुलिस की जॉब में नहीं हो, सैलरी भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही सस्पेंड मीन्स रुक गए जहाँ थे। यानी कुछ बैक्टीरिया में, ये इंपॉर्टेंट बात है, किसमें होता है, कुछ बैक्टीरिया में, फंजाई में और लोअर प्लांट वगैरह में अनफेवरेबल कंडीशंस में थिक वॉल्ड स्पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बताइए? थिक वॉल्ड स्पोर बन जाते हैं, जो कि स्ट्रेसफुल कंडीशन को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। यही स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में। जब सूटेबल इन्वायरमेंट आता है तो यही स्पोर्स जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो सीड्स वगैरह होते हैं और कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी प्रोपैग्यूल्स, इस तरह से ही वो हेल्प करते हैं कि स्ट्रेसफुल कंडीशन पास हो जाए। अब आगे बात करते हैं, इसी तरह से एक स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी आती है जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को यानी मेटाबॉलिज्म को काफ़ी स्लो कर देता है। और मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर एनर्जी कम यूटिलाइज होती है।
मीन्स लंबे समय तक वो सर्वाइव कर सकता है और इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, यानी कि स्टेट ऑफ डोरमेंसी में चला जाता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो मेटाबॉलिकली फिर से एक्टिवेट हो जाता है वो, है ना। सो सम ऑर्गन्स आर एबल टू माइग्रेट, कुछ होते हैं जो माइग्रेट कर लेंगे, उड़ते हुए पहुंच गए साइबेरियन बर्ड्स, बट हर आदमी तो हर स्पीशीज तो माइग्रेट कर नहीं सकती है ना। तो होता क्या है कि कुछ ऑर्गन तो भैया चलो माइग्रेट कर गए, बट कुछ अनेबल थे, अनेबल टू माइग्रेट, सो दे माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। तब तक क्या, जब तक गर्मी पड़ रही भैया तब तक घर के अंदर ही रहो, ज़्यादा धूप में बाहर मत निकलो, यही होगा ना। ज़्यादा सर्दी पड़ रही तो घर में ही रहो, ज़्यादा बाहर मत निकलो। यानी कि अब हमें क्या करना है कि अगर हम माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, अवॉइड करना होगा स्ट्रेस को, यानी वो स्पीशीज अवॉइड करती हैं स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड को बाय एस्केपिंग इन टाइम, यानी टाइम पास करके भैया ये जो खतरनाक टाइम है निकल जाए। These organisms suspend their metabolic functions during the stressful period, और स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपने फंक्शंस को सस्पेंड कर देंगे और उसके बाद क्या होगा, वापस फेवरेबल कंडीशन आने पे अपने फंक्शंस को रिज्यूम कर लेंगे, फिर से एक्टिव हो जाएंगे। एग्जांपल की बात करेंगे, जो पोलर बियर होता है वो विंटर स्लीप में जाता है, यानी हाइबरनेशन में जाता है। किस में जाता है, विंटर स्लीप या हाइबरनेशन। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो पोलर बियर हाइबरनेशन में चला जाता है। और कुछ दूसरे एनिमल्स होते हैं लाइक स्नेल्स एंड फिशेज, ये समर स्लीप में चली जाती हैं। गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये एस्टिवेशन यानी कि समर स्लीप में चली जाती हैं। तो विंटर स्लीप को क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन, समर स्लीप को क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसी तरह से अनफेवरेबल कंडीशन में जू प्लैंक्टन में एक स्पेशल कंडीशन बोली जाती है जिसे बोलते हैं डायापॉज। इसमें क्या होता है कि एक स्टेज होती है सस्पेंडेड डेवलपमेंट कंडीशन, जिसमें जू प्लैंक्टन का डेवलपमेंट काफ़ी सस्पेंड हो जाता है, रुक जाता है, और इसे बोलते हैं डायापॉज। तो पर्टिकुलरली जू प्लैंक्टन में ये डायापॉज स्टेट पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लीजिएगा, पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। अब बात करेंगे बच्चों अडेप्टेशंस के बारे में कि भैया अडेप्टेशंस क्या होते हैं। अडेप्टेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो एट्रीब्यूट है जो उसको हेल्प करता है उसके हैबिटाट में रहने में, उसको सर्वाइव करने में, वहाँ पे रिप्रोडक्शन करने में और उसकी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने में। अडेप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और बिहेवियरल भी हो सकती है ना। सो एक एट्रीब्यूट किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कि मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है और बिहेवियरल भी हो सकता है, जो इनेबल करता है उसके सर्वाइवल को और रिप्रोड्यूस करने में इन इट्स हैबिटाट कैन बी रिफर टू एज अडेप्टेशंस। ये जो अडेप्टेशंस होती हैं इसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सम स्पेशलाइज्ड एंड पेक्युलर फीचर्स। दीज फीचर्स हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से, एंड दस दीज अडेप्टेशंस बिकम जेनेटिकली फिक्स्ड। इस वजह से ये जो अडेप्टेशंस हैं ये जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाती हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए क्या क्या अडेप्टेशन होती हैं। ज़ेरोफिटिक प्लांट में, डेजर्ट प्लांट में कुछ अडेप्टेशंस दी हुई हैं, जैसे इनमें वैक्सी कवरिंग होती है, स्पाइंस जो होते हैं वो लीफ में मॉडिफाइड, आई मीन लीफ स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती है ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए और ट्रांसपिरेशन कम हो। लॉन्ग रूट्स होती हैं, टैप रूट्स होती है ताकि गहराई से पानी खींच सकें। रूट्स सरफेस के पास होती हैं। डाई बैक ड्यूरिंग ड्रॉट, एंड ये सूख जाते हैं ड्रॉट में। फास्ट ग्रोइंग सीड्स होते हैं, कैन स्टोर वाटर, इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो वाटर होल्ड कर सकता है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रोफिटिक प्लांट में क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं। आइए समझते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में अडेप्टेशंस के बारे में। सो हाइड्रोफाइट में क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं कि इनमें एक स्पेशल टिश्यू होता है एरेंकाइमा जो उनको बायोन्सी देता है, तैरने में हेल्प करता है, फ्लोटिंग में हेल्प करता है। लाइक आपके जो भी आपके आइकॉर्निया है, हाइड्रिला, इन सभी में एरेंकाइमा प्रेजेंट होता है। इसमें स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसमें एयर कैविटी होती है और साथ में वैक्सी कोटिंग होती है जो कि इनको वाटर से डैमेज होने से बचाती है। रूट्स जो होती हैं जनरली एब्सेंट है क्योंकि पानी में ही है तो डायरेक्टली पानी एब्जॉर्ब होता है, रूट्स एब्सेंट होती हैं प्लांट लाइक हाइड्रिला और निम्फिया वगैरह में। चलिए जी, और क्या अडेप्टेशंस होती हैं दूसरे प्लांट्स में। वो प्लांट्स जो सलाइन एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं उन्हें बोलते थे हम लोग हेलोफाइट्स, और हेलोफाइट्स तो भैया हाइपर सलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं। तो इनमें कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं भैया, क्योंकि ये प्लांट के अंदर एबिलिटी होती है टू टॉलरेट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन देयर रूटिंग मीडियम। ये रूटिंग मीडियम में हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को बियर कर सकते थे, बट आर ऑल्सो एबल टू ऑब्टेन देयर वाटर सप्लाई फ्रॉम द सेम आर कॉल्ड हाइलोफाइट्स। उसी से ही ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करेंगे, ये अडेप्टेशंस हैं। और ये पाए कहाँ जाएंगे, ये आपके टाइडल मार्शेस में पाए जाएंगे, कोस्टल ड्यून्स में पाए जाएंगे, मैंग्रोव प्लांट्स में पाए जाएंगे और ये अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है जी,
अब बात करेंगे मैंग्रोव्स आर द एरिया। मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव वो एरिया होते हैं जहां पे एक्सेस सॉल्ट तो होता ही होता है, बट वहां पे एक्सेस वाटर भी होता है और एनएरोबिक कंडीशन होती है, बिसाइड डिफिकल्टी इन एंकरिंग एंड सीड जर्मिनेशन। तो हाइपर सलाइन सॉइल में सीड जर्मिनेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, साथ में रूट्स वहाँ पे एंकर नहीं कर पाती, प्रॉपर मजबूत पकड़ नहीं बना पाती। तो ये सारी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो ये हेलोफाइट्स वहाँ पे अडाप्ट कर लेते हैं। आप बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में कि इन कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जिनमें स्पेशलाइज रूट्स होती हैं। जनरली रूट्स होती हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, टुवर्ड्स ग्रेविटी जाती हैं, बट इन प्लांट्स में निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट पाई जाती है। मीन्स ये वर्टिकली अपवर्ड होती हैं, ग्रेविटी टुवर्ड्स ना जाके अगेंस्ट ग्रेविटी, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्टिकल अपवर्ड रूट्स होती हैं, ये सॉइल से अपवर्ड बाहर आती हैं, इन्हें न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, और इनमें लेंटिसेल्स भी होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, और उन्हें बोलते हैं न्यूमेथोड्स। न्यूमेथोड्स गैस एक्सचेंज के काम आते हैं। राइजोफोरा और एबिसीनिया नाम के प्लांट्स में ये पाई जाती हैं। ये देखिए दूसरी बात, रूट्स में आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह की होती हैं। ये सॉइल से कुछ इस तरह से वर्टिकल अपवर्ड रूट्स निकलती हैं, इस तरह से ये न्यूमेथोड्स होते हैं, और रूट्स को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स। और दूसरा एडाप्टेशन क्या होता है? विविपरी। विविपरी सीड जर्मिनेशन का एक टाइप होता है, प्लांट में लगे लगे ही सीड जर्मिनेट कर जाएगा, इस टाइप की सीड जर्मिनेशन को बोलते हैं विविपरी। ये देखिए फोटो यहाँ पे, ये फोटो में यहाँ सीड लगा हुआ है और ये सीड यहाँ पे ही क्या करके जर्मिनेट कर गया, ये देखिए जर्मिनेट कर गया, इसे बोलते हैं विविपरी सीड जर्मिनेशन। दैट इज अनदर अडेप्टेशंस ऑफ मैंग्रोव प्लांट इज विविपरी और सीड जर्मिनेशन, व्हाइल द फ्रूट इज स्टिल अटैच्ड टू प्लांट। एग्जांपल हो जाएगा राइजोफोरा, सेरियोप्स एंड एजिसेरास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एजिसेरास, सेरियोप्स और राइजोफोरा आपके हेलोफाइट्स के एग्जांपल थे। अब बात करेंगे एनिमल्स में कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं या पाई जाती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमल्स की अगर बात की जाए तो भैया एनिमल्स भी बहुत होशियार होते हैं, वो जानते हैं कि अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में बिहेवियरल तरीके से कैसे अडाप्ट करना है उनके एनवायरनमेंट में। कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे तो कंगारू रैट की अगर बात करें तो कंगारू रैट नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में पाया जाने वाला छोटा सा चूहा होता है, जिसके पास वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने की एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है। एक्चुअली में ये अपने फैट के इंटरनल ऑक्सीडेशन से जो एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट वाटर बनता है, ये उसी को रिस्टोर कर लेता है, उसी को मेटाबॉलिज्म में फर्दर यूटिलाइज कर लेता है। ये इसकी खास बात होती है। यानी कहने का मतलब ये कि जो कंगारू रैट है ये नॉर्थ अमेरिका के डिजर्ट में पाया जाएगा, और इसमें जितनी भी इसकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ये अपने बॉडी फैट के इंटरनल ऑक्सीडेशन से उसको पूरा कर लेता है, क्योंकि उसके फैट के इंटरनल ऑक्सीडेशन से वाटर बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है जी, चलिए। It can also concentrate its urine so that minimal volume of water is used to expel excretory products. अब बात करेंगे adaptations in desert lizard. Adaptations क्या क्या होती हैं desert वाली lizards, है ना? सो भैया lizard बहुत चालाक होती थी, उसने behavioral adaptation शो किया। जब क्योंकि desert lizard जो होती है, lizard means reptile, reptile means cold blooded, यानी कि आपकी एक्टोथर्मल होती है, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाती। तो जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता था, ठंडा होता था, तो धूप में चली जाती थी बेचारी, और जब उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता था धूप में तो छाँव में चली जाती थी। तो एक तरह का ये क्या है, बिहेवियरल एडाप्टेशन। मीन्स कहने का मतलब ये कि वो बात करती थी सनलाइट में और बाद में शेडो में चली जाती थी, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से वो टेम्परेचर को एडजस्ट करती थी, एंड मूव्स इनटू शेड व्हेन दैट एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो शेड में चली जाएगी, और जब टेम्परेचर घटेगा तो सनबाथ ले लेगी जाके बेचारी। ठीक है, तो इस तरह के रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, बिहेवियरल रिस्पॉन्स बोला जाता है। चलिए अब बात करेंगे मैमल्स में। मैमल्स में अडैप्टेशन कैसे होता है भैया? एलन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन रूल ये बोलता है कि जो हमारे पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे वो एनिमल्स नहीं पाए जाएंगे जिनके शॉर्टर ईयर और शॉर्टर लिम्स होते हैं। यानी लिम्स यानी कि हाथ पैर, ईयर मीन्स कान, बहुत बड़े बड़े कान नहीं होंगे। यानी कि जो कोल्डर क्लाइमेट के मैमल्स होते हैं जनरली उनके शॉर्टर ईयर्स होते हैं और शॉर्टर लिम्स होते हैं, ताकि उनकी बॉडी का सरफेस एरिया काफ़ी कम हो जाए और वो हीट लॉस उनमें कम से कम हो। इसे बोलते हैं एलेंस रूल। तभी तो होता है सर्दियों में हम लोग बिल्कुल ऐसे करके सोते हैं ना, ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए, और ठंडी कम लगती है। गर्मियों में बिल्कुल ऐसे फैल के सोते हैं ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए और हीट लॉस ज़्यादा हो जाए, ठंडी लगेगी थोड़ा, मतलब ठीक ठाक लगेगा। सो पोलर रीजन में आपके जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं लाइक सील्स होते हैं, उनमें ठंडियों में बचाने के लिए, एक्सेस हीट को बचाने के लिए उनमें एक फैट की कोटिंग होती है, फैट की लेयर होती है, उसे बोलते हैं ब्लबर। ब्लबर सील में होती है, याद कर लीजिएगा, बिलो देयर स्किन, एंड इट एक्ट एज अ इंसुलेटर, इंसुलेटर का काम करती है, एंड रिड्यूसेस द लॉस ऑफ द बॉडी हीट, और ये बॉडी हीट को लॉस करती है।
बात करेंगे अडाप्टेशंस एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे कौन कौन से अडाप्टेशंस होते हैं इसकी बात करते हैं। सो आप जानते हैं हाई एल्टीट्यूड प्लेस में जब आप जाएंगे लाइक रोहतांग पास में, मनाली वगैरह में और मानसरोवर वगैरह में इन चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, पीपुल सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस। पीपुल जो होता है, लोग जो होते हैं वो एल्टीट्यूड सिकनेस से सफर करते हैं। द कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड नोजिया, फैटीग एंड हार्ट पाल्पिटेशंस। दिस इज बिकॉज एट लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे काफ़ी कम होता है और बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो जाती है और एल्टीट्यूड सिकनेस फेस करनी पड़ती है। धीरे धीरे वहाँ पे रिलीफ मिलेगा जैसे ही वहाँ पे बॉडी एक्लिमेटाइज कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी, अडाप्ट कर लेगी। बॉडी को लो ऑक्सीजन की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक उसकी आरबीसीज बढ़ जाएंगी, डिक्रीजिंग इन द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, नोट पॉइंट की बात करेंगे। ट्राइबल पीपल्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, जो पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं उनमें आरबीसीज का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। एक तरह का ये अडाप्टेशन है जिसकी वजह से क्या होता है वो लोग काफ़ी गोरे चित्ते दिखते हैं, लाल लाल से दिखते हैं बिल्कुल पहाड़ी लोग, क्योंकि उनमें आरबीसीज का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेशर काफ़ी कम है, तो आरबीसीज ज़्यादा होंगी तभी तो प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाएगी उनकी बॉडी में। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि भैया बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जैसे लाइक आर्की बैक्टीरिया, जिन्हें हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं, जैसे जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भी ऊपर होता है, लाइक डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए जाएंगे, हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे, ये हर जगह पाए जाते हैं। विद एंड द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स दे पोजेसेस दीज एंजाइम्स एंड कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे भी विदस्टैंड कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, सम इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिशेस कैन टॉलरेट टेम्परेचर्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ वर्टिब्रेट्स और कुछ फिशेस होती हैं जो बर्फ के नीचे रहती हैं और फिर भी बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में भी रह सकती हैं। कैसे रह सकती हैं? क्योंकि उनके बॉडी फ्लूइड में कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स होते हैं जिसकी वजह से उनके बॉडी का जो फ्रीजिंग, बॉडी फ्लूइड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो हो जाता है। मीन्स ग्लिसरॉल और एंटीफ्रीज प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनके बॉडी फ्लूइड में, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा बॉडी फ्लूइड का और वो वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी। अब बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। आइए पॉपुलेशन फिर से डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन सिमिलर स्पीसीज से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स का वो ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि पॉपुलेशन इज अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर geographical area and can interbreed and can produce fertile offsprings को प्रोड्यूस कर सकता है ना। ये खास बात होती है पॉपुलेशन की। अब बात करते हैं पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट के बारे में कि भैया पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। भैया जो पॉपुलेशन होती है उसकी कुछ खास बातें होती है जो किसी इंडिविजुअल में नहीं पाई जाती हैं, वो पॉपुलेशन में ही पाई जाती है। जैसे कि पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी वाला टर्म जो है वो इंडिविजुअल के नहीं होता, पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मींस इट इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्यूम। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी पीडी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ रीजन अपॉन द साइज ऑफ द यूनिट एरिया इन द रीजन, यानी n अपॉन s। पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू n अपॉन s, नंबर अपॉन एरिया, ये याद रखिएगा। ठीक है। बर्थ रेट, नेटेलिटी पॉपुलेशन की पहचान होती है। बर्थ या डेथ तो इंडिविजुअल में हो सकती है, बट बर्थ रेट, डेथ रेट ये आपकी होती है पॉपुलेशन। सो बर्थ रेट, नेटेलिटी ये नंबर होता है ऑफ द बर्थ ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द पॉपुलेशंस पर यूनिट टाइम। जबकि जो डेथ रेट होती है जिसे मॉर्टेलिटी बोलते हैं, ये नंबर होता है ऑफ द लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट ऑफ द पॉपुलेशंस पर यूनिट टाइम ड्यू टू द डेथ और ड्यू टू द डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस, कंपटीशन, प्रेडेशन एक्सेट्रा, है ना, कि डेथ कितनी लोगों की पॉपुलेशन में हो रही है। इस तरह से पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो भी पाया जाता है। देखिए सेंसस 2011 की रिपोर्ट में ये सेक्स रेशियोज निकल के आए थे। ठीक है जी, इस तरह से किस तरह से मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो चेंज हो रहा है। सेक्स रेशियो जो होता है ये किसी इंडिविजुअल की पहचान नहीं होती है। कोई इंडिविजुअल या तो मेल हो सकता है या तो वो फीमेल हो सकता है, बट पॉपुलेशन में ही सेक्स रेशियो पाया जाता है। ये नंबर होता है ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम में किसी पॉपुलेशन में 1000 लोगों में कितनी मेल है और कितने फीमेल हैं। ठीक है जी। चलिए एज पिरामिड की बात करते हैं बच्चों। एज पिरामिड क्या होता है भैया? किसी भी गिवन टाइम पे अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो या तो पॉपुलेशन घटेगी या तो बढ़ेगी। अलग अलग एज के लोग उसमें कंपोजिशन में होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बीच के लोग होते हैं।
इसी तरह से हम एक पिरामिड ड्रॉ करते हैं जिसमें हम परसेंट इंडिविजुअल्स को देखते हैं इन अ गिवन एज और एज ग्रुप्स के लोग कितने बिलोंग कर रहे हैं। जैसे लिखा था कि एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस जनरली शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ कंबाइंड डायग्राम। यानी हम एक कंबाइंड डायग्राम में ही पूरे पॉपुलेशन का एज डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे उस पिरामिड के थ्रू। इस पॉपुलेशन में कितने लोग बहुत ज़्यादा एज वाले हैं यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं, कितने लोग रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं और कितने प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले मेंबर्स वहाँ पे हैं। सो द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द शेप ऑफ द पिरामिड। यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ आगे होगी पॉजिटिव वे में कि नेगेटिव वे में और न्यूट्रल वे में, वो हम पिरामिड की शेप से समझ सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। आइए इस डायग्राम को देखिए। इस तरह से तीन तरह के पॉपुलेशन तीन तरह के एज पिरामिड आपको मिलेंगे और पॉपुलेशन साइज तीन तरह से वेरी करेगा। पहला पॉपुलेशन हो सकता है तो एक्सपेंड करेगा, या तो वो स्टेबल होगा, या तो वो डिक्लाइन करेगा। यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए ये हमारे तीन तरह के आपके एज पिरामिड्स हैं। पहला है एक्सपेंडिंग, दूसरा है स्टेबल और तीसरा है डिक्लाइनिंग। कोई भी पॉपुलेशन एक्सपेंड तब करेगी जब उसमें प्री रिप्रोडक्टिव या बच्चे ज़्यादा होंगे और बूढ़े कम होंगे। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम हैं, रिप्रोडक्टिव वाले मॉडरेट हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले देखिए बेस कितना वाइट है, मीन्स ज़्यादा है। तो ये आगे चल के उम्मीद है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा हैं। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए स्टेबल, ये पॉपुलेशन स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा नहीं हैं, रिप्रोडक्टिव वाले मीडियम हैं और ओल्ड वाले कम हैं। तो ये आगे चल के स्टेबल है क्योंकि जितने लोग मरेंगे उतने लोग यहाँ से पैदा भी हो जाएंगे इनसे, है ना। अब बात करेंगे डिक्लाइनिंग वाले की। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन तब करती है जब आगे चल के बच्चे पैदा करने वाले कम हो जाएं, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम हो जाएं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हों, यानी कि बूढ़े लोग ज़्यादा हों। तो लोग मरेंगे बट बच्चे कम पैदा होंगे तो पॉपुलेशन घट जाएगी। चलिए पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं भैया। किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है ना, ये एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता। यानी कोई भी स्पीसीज है उसकी जो पॉपुलेशन है वो हमेशा फिक्स नहीं रहती, या तो घटती रहती है या तो वो समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि जैसे फूड की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, प्रिडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एडवर्स वेदर है कि नहीं है ना, ये सारी चीज़, डिसीज वगैरह, है ना। तो जो डेंसिटी होती है किसी भी पॉपुलेशन की किसी भी गिवन हैबिटाट में, वो किसी भी टाइम पे वो फ्लक्चुएट कर सकती है ड्यू टू फोर बेसिक प्रोसेस से वो फ्लक्चुएट कर सकती है। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी या तो घट भी सकती है या तो बढ़ भी सकती है, वो डिपेंड करती है चार बेसिक प्रोसेस पर। पहला क्या है, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन कहता है कि किसी दूसरे एरिया से मेंबर्स आ जाएंगे पॉपुलेशन के और इस एरिया में ऐड हो जाएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। नेटेलिटी कहती है कि इस पॉपुलेशन में बर्थ हो गई तो बच्चे बढ़ जाएंगे तो पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी, कोई मेंबर बढ़ गए। और दो फैक्टर घटाते हैं, मोर्टेलिटी घटा देगी, डेथ रेट, अगर बच्चे मर गए या कोई भी मर गया तो डेथ हो जाएगी तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ई माइग्रेशन मतलब होता है कि उस एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के मेंबर्स कुछ दूसरी पॉपुलेशन में शिफ्ट कर गए तो उस पॉपुलेशन का साइज कम हो जाएगा। यानी ई माइग्रेशन भी पॉपुलेशन को रिड्यूस करता है। तो दो फैक्टर पॉजिटिव यानी नेटेलिटी और इमिग्रेशन पॉजिटिव, जबकि मोर्टेलिटी और ई माइग्रेशन नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे पॉपुलेशन डेंसिटी पे। सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, देन द डेंसिटी एट टाइम t+1, किसी भी t टाइम पे मतलब t टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी ये रहेगी हमारी nt फिक्स टाइम पे, तो t+1 पे कितनी होगी, यानी किसी अनदर टाइम पे कितनी होगी, तो nt+1 इज इक्वल टू ओल्ड यानी nt पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस नेट चेंज। नेट चेंज मीन्स टोटल इंक्रीज माइनस टोटल डिक्रीज, मीन्स टोटल इंक्रीज में क्या आ जाएगा, बर्थ और इमिग्रेशन, टोटल इंक्रीज माइनस टोटल डिक्रीज में क्या आ जाएगा, डेथ प्लस ई माइग्रेशन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब बात करेंगे ग्रोथ मॉडल्स के बारे में। तो भैया पॉपुलेशन के लिए बेसिकली दो ग्रोथ मॉडल है, पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। बच्चों अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की बात की जाए तो भैया फूड और रिसोर्सेस यानी फूड और स्पेस यानी रिसोर्सेस की जो अवेलेबिलिटी होती है ये बहुत ज़रूरी होती है पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए। और अगर ये लिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड हो, खाने पीने कोई कमी ना हो, रिसोर्सेज खूब सारे हों, तो पॉपुलेशन एक कॉमन पीक पे आके, कॉमन पॉइंट पे आके बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इंक्रीज करती है ना। और हर एरिया की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी भी होती है। तो भैया अगर रिसोर्सेज हमारे यानी फूड और स्पेस अगर आपके अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी है, तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगी। द इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड इज कॉल्ड या और कैलकुलेटेड एज dn/dt।
दैट इज द रेट ऑफ चेंज इक्वल टू बी माइनस डी एन, यानी टोटल चेंज बर्थ माइनस डेथ एन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बी माइनस डी क्या है बताइए, आर। सो हो जाएगा डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। दिस इज द इक्वेशन। एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, बी बर्थ रेट है, बर्थ पर कैपिटा, डी है डेथ पर कैपिटा और डी है टाइम पीरियड। क्लियर। सो आर यहाँ पे क्या है, बी माइनस डी इक्वल टू आर। ठीक है, तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, ये इक्वेशन हो जाएगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की। और आर क्या है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर हो जाएगा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज की इंट्रिंसिक रेट मींस बी माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ, कितने पैदा हुए कितने खत्म हुए, टोटल इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। इसी तरह से हमने बोला कि आर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दैट एक्सेसेस द इफेक्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। इट इज अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये अलग अलग होता है। ये जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, ये जे शेप कर्व फॉर्म कर रही है, यहाँ शो कर रही है। तो ये टाइम के साथ साथ देखेंगे तो ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व आपको दिख रहा है। पॉपुलेशन साइज आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए टाइम के साथ साथ यहाँ पे एक इस टाइम पे एकदम से पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है जो कि कैसा मिलेगा आपको, जे शेप मिलेगा। कैसा मिलेगा, जे शेप मिलेगा, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे। ये मॉडल रियलिस्टिक नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता है ये, क्योंकि कहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इतना कॉम्पिटिशन है जिसकी वजह से क्या होता है, ये मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, चलिए तो ये हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक इसका इंटीग्रल फॉर्म। द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इज nt इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। nt इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, ये इसका एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्म हो गया, जहां पे nt क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम t पे है, एन नॉट क्या है, एन जीरो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम जीरो, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ई बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। सो कोई भी स्पीसीज अगर एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन विदाउट एनी चेक और एनी जो आपका जो ब्रेक होता है उसके बिना, कैन रीच इनॉमरस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। अरे भैया, बिना किसी चेक के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रोक के भरपूर खाने पीने की व्यवस्था है और स्पेस है, कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, तो पॉपुलेशन तो खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ, खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ, यानी कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। एक कॉमन पॉइंट पे एक सेम टाइम पे बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। लॉजिस्टिक ग्रोथ प्रैक्टिकली ये ज़्यादा सही होता है, एक्सपोनेंशियल पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में स्पीसीज बढ़ती, नंबर जैसे बढ़ेगा, पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, तो आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और इतने अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं, है ना। एक समय पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और पॉपुलेशन डाउन हो जाएगी। यानी प्रैक्टिकली नो पॉपुलेशन और एनी स्पीसीज इन आवर नेचर हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेज। सही बात है बिल्कुल। सो दिस लीड टू द कंपटीशन अमंग द इंडिविजुअल्स एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। इस वजह से गिवन हैबिटाट में इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ को सपोर्ट कर सके, लेकिन उसके बाद वो एरिया हैबिटाट एक भी इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, फर्दर ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि हर एक एरिया की हैबिटाट की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिसको के बोलते हैं। वो जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, जैसे एक गिलास है उसमें इतने ml पानी आएगा, एक बूंद भी उसके ऊपर पानी नहीं आएगा, आप डालोगे तो फैल जाएगा। ऐसे ही हर एरिया की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिसे के बोलते हैं, दैट स्पीसीज इन दैट हैबिटाट, है ना। आगे देखिए, व्हेन n इज प्लॉटेड इन रिलेशन टू द टाइम t, जब n प्लॉट करेंगे इन रिलेशन विद द टाइम t एंड द लॉजिस्टिक ग्रोथ शोज सिग्मॉइड कर्व एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड वर्हर्स-पल्स लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, है ना। तो जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी को प्लॉट करेंगे, टाइम के साथ में रिलेशन बनाएंगे, तो हमें इसमें सिग्मॉइड कर्व मिलेगा और इसको बोलते हैं वर्हर्स-पल्स लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, है ना। और उसको कैलकुलेट करेंगे dn/dt इक्वल टू Rn k माइनस n/k, जहां पे n पॉपुलेशन डेंसिटी है, t टाइम है, k उस पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी है, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। ठीक है, ये देखिए ये आपका ग्राफ है पॉपुलेशन डेंसिटी का, ये टाइम t है, ये देखिए एस शेप कर्व में मिल रहा है और ये जे शेप कर्व में मिल रहा है। ये k कैरिंग कैपेसिटी है, ये k कैरिंग कैपेसिटी है, dn/dt इक्वल टू Rn k माइनस n/k, और यहाँ पे आप देखेंगे dn/dt इक्वल टू Rn, है ना। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है और ये आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। ये मोर रियलिस्टिक है, ये लेस रियलिस्टिक है। इसमें कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर पॉपुलेशन क्रॉस कर जाएगी, इसमें नहीं कर पाएगी। सिग्मॉइड और एस शेप कर्व हमको पॉपुलेशन का मिलेगा। मींस अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटाट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग फेज। स्टार्टिंग में से क्या मिलेगा, लैग फेज मिलेगा, है ना। उसके बाद क्या होगा बताओ,
फेज ऑफ एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, एकदम से इसमें एक्सेलरेशन आएगा, फिर डी एक्सेलरेशन आएगा और आगे चल के वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो लैग फेज, एक्सेलरेशन फेज, डी एक्सेलरेशन फेज और कांस्टेंट फेज, ये 4 फेजेस आपको इस तरह से मिलेंगे किसी पॉपुलेशन में। और ओवरऑल जो कर्व मिलेगा वो हमें सिग्मॉइड, कैसा मिलेगा बताइए, सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। और इसे बोल दिया वोल्हर्स-पर्ल्स लॉजिस्टिक कर्व और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। क्लियर? सो इस तरह से ये पॉपुलेशन की जब कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे देखिए के है, ये क्या है बताइए, ये के है, कैरिंग कैपेसिटी पहुंच जाएगा तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ फर्दर रुक जाएगी। अब बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में। ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या होता है, अलग अलग स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं और पॉपुलेशन अपने आप को इवॉल्व इस तरह से करती हैं कि वो मैक्सिमली रिप्रोड्यूस कर सके। हर स्पीसीज चाहती है कि भैया इस अर्थ पे उसका ही बोलबाला हो, सबसे ज़्यादा वही हो। इंसान भी यही चाहता है, वो भी यही चाहता है, तभी दूसरे स्पीसीज को ख़त्म कर रहा है और अपने लिए यूटिलाइज कर रहा है और अपने नंबर को बढ़ाता चला जा रहा है। हर जगह इंसान ही इंसान है, शेर तो सबसे खतरनाक होता है, वो भी कम होते चले जा रहे हैं अब तो। सो पॉपुलेशंस इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस और डार्विनियन फिटनेस, दैट इज हाई आर वैल्यू। और जहाँ पे भी वो रहेंगे वो अपने आप को अडाप्ट करके रहेंगे और इस तरह से ग्रो करेंगे कि वो मोस्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, सबसे ज़्यादा प्रोजेनी उन्हीं के ही हों। द रेट ऑफ ब्रीडिंग वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, कुछ स्पीसीज अलग तरीके से ब्रीडिंग करती, कुछ स्पीसीज अलग तरीके से करती, कुछ का कॉन्सेप्ट अलग, कुछ का कॉन्सेप्ट अलग है ब्रीडिंग का। मीन्स कुछ स्पीसीज चाहती है भैया हम छोटे छोटे लार्ज नंबर के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर लें, और कुछ स्पीसीज चाहती है कि हम बड़े बड़े ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें बट छोटे कम नंबर के हों, है ना। यानी कि आपकी जो पैसिफिक सैल्मन फिश होती है वो पूरे जीवन में सिर्फ एक बार, वंस अ टाइम, है ना, अपनी लाइफ में, और बैम्बू भी एक बार फ्लावरिंग करता है, तो ये पैसिफिक सैल्मन फिश भी एक बार ब्रीडिंग करती है, ठीक है। जबकि बर्ड्स और मैमल्स अपनी लाइफ में कई बार ब्रीडिंग करते रहते हैं, ये एक मेथड हो गया रिप्रोडक्शन का। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लार्ज नंबर के स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं लाइक ऑयस्टर, जबकि कुछ होते हैं लाइक बर्ड और मैमल वो कम नंबर के बेबी प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े ही नंबर ऑफ बेबी होंगे बट उनका साइज बहुत लार्ज होगा, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज प्रोजेनी दे कैन प्रोड्यूस। अब बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। जब कोई भी इंडिविजुअल अकेले रह नहीं सकता है तो वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बनाएगा अपनी, और साथ में दूसरी पॉपुलेशन में भी उसका इंटरेक्शन होगा, तो वो इंटरेक्शन फ़ायदेमंद हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। आइए देखते हैं। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन नेचर में अगर देखा जाए तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, ये अकेले आइसोलेशन में नहीं रह सकते, यानी कि ये इनको अलग अलग तरीक़ों से बायोलॉजिकल कम्युनिटी में इंटरेक्ट करना होता है, चाहे वो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन हो चाहे वो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन हो, है ना। पॉपुलेशंस के बीच में टू डिफरेंट स्पीसीज जो होती हैं वो एक साथ रहेंगी कम्युनिटी में और आपस में इंटरेक्ट करेंगी। अब ये जो इंटरेक्शन है ये पॉजिटिव यानी बेनिफिशियल भी हो सकता है और निगेटिव यानी कि डेट्रीमेंटल भी हो सकता है। आइए, और ये भी हो सकता है कि न्यूट्रल हो, दोनों के इंटरेक्शन से किसी को फर्क ही ना पड़े, है ना। तो आइए इसको टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसमें नेम ऑफ इंटरेक्शन है और स्पीसीज ए और स्पीसीज बी पे क्या उसका इफेक्ट होगा ये भी है। अगर दो स्पीसीज इस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं कि दोनों को फायदा हो रहा है तो ऐसे इंटरेक्शन को बोल देंगे म्यूचुअलिज्म, या म्यूचुअलिज्म वाइस वर्सा बोल दो, या तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होगा। अगर दो स्पीसीज ऐसे इंटरेक्ट कर रही हैं कि ये दोनों को नुकसान हो रहा है तो ऐसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन को बोल देंगे कंपटीशन, या कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, ये भी बात सही है। प्रेडेशन में एक को फायदा एक को नुकसान, अभी समझाएंगे। प्रेडेशन में एक को फायदा एक को नुकसान, पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान, कमेंसलिज्म में एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल, कोई ना प्रॉफिट ना कोई लॉस। अमेंसलिज्म में एक को नुकसान होगा और दूसरा न्यूट्रल रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक स्पीसीज फायदे में रहेगी, दूसरी स्पीसीज जो होगी नुकसान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कमेंसलिज्म। एक स्पीसीज नुकसान उठाएगी, दूसरी स्पीसीज कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अमेंसलिज्म। दोनों स्पीसीज फायदा उठाएंगी आपस में इंटरेक्ट करके तो म्यूचुअलिज्म। दोनों नुकसान उठाएंगी तो कंपटीशन। एक फायदा उठाए एक नुकसान उठाएगी तो प्रेडेशन या पैरासिटिज्म में कुछ भी हो सकता है ना। तो ये पहले बात तो याद करो, फिर एक एक करके प्रेडेशन स्टार्ट करते हैं। प्रेडेशन क्या होता है? शेर आया हिरन को खा गया, शिकार, इसे बोलते प्रेडेशन। और जो हिरन है वो क्या है? प्रे है, और जो शेर है वो प्रेडेटर है, शिकारी। तो प्रेडेटर जो होता है किसी भी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन डेंसिटी को स्टेबल करता है, पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, क्योंकि अगर शेर नहीं होगा, प्रेडेशन नहीं होगा तो पॉपुलेशन में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, हर जगह हिरन ही हिरन हो जाएंगे, है ना। बहुत हाई पॉपुलेशन हो जाएगी प्रे की, है ना। इस तरह से
प्रेडेटर्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तभी कहते हैं सेव टाइगर सेव जंगल। टाइगर को इसीलिए बचाने की बात हो रही है। जब प्रेडेटर नहीं होगा तो हर जगह जंगल में से हिरन हो जाएंगे, हर्बीवोर हो जाएंगे और जंगल गायब हो जाएंगे, सब खा पी डालेंगे वो लोग। So they help in the maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among the competing prey species. हर जगह हिरन होंगे तो आपस में भी लड़ाई करेंगे खाने पीने के लिए, यानी कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन भी उनमें बढ़ जाएगा। अगर कोई प्रेडेटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया और उसने ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया अपने प्रे को, तो प्रे तो खत्म। हिरन, भाई शेर है, एक हिरन खाएगा बट मारेगा 10 हिरन को, तो उस कंडीशन में तो सारे हिरन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और कुछ बचेगा नहीं उसके पास में, है ना। इसलिए प्रेडेटर बहुत चालाक होता है, वो जानता है कि भैया हमें हिसाब से खाना है। कुछ एनिमल्स ने अपने आप को इस तरह से अडाप्ट किया है कि प्रेडेटर कुछ कर ही नहीं पाते। ऐसा थोड़ी ना कि प्रेडेटर आ रहा खाना तो हाँ भैया खा लो, आगे बैठे प्रे बन के, नहीं। कुछ एनिमल्स ने अपने आप को इस तरह से अडाप्ट किया कि प्रेडेटर कुछ नहीं कर पाते। लाइक मोनाज बटरफ्लाई। मोनाज बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल होती है टू इट्स प्रेडेटर। जो बर्ड उसको खाने आती है उसके लिए बहुत डिस्टेस्टफुल होती है बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। और ये जो बटरफ्लाई होती है ये इस केमिकल को एक्वायर करती है ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। यानी जब ये मोनाज बटरफ्लाई कैटरपिलर स्टेज में होती है तो एक पॉइजनस वीड को ईट करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर टॉक्सिन्स आ जाते हैं और खाने में बहुत डिस्टेस्टफुल हो जाती है। इस वजह से चिड़िया इसको खाती नहीं है। ठीक है जी। कंपटीशन। कंपटीशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्लेमिंगोस का, कि भैया रिवर्स में बहुत सारे फ्लेमिंगोस आते हैं और फ्लेमिंगोस और फिशेस का कॉमन फूड होता है जूप्लैंक्टन। दोनों में आपस में फाइट होती है, कंपटीशन में दोनों नुकसान होता है। यानी कि अनरिलेटेड स्पीसीज आल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। दो अलग अलग स्पीसीज है, जूप्लैंक्टन और फ्लेमिंगोस, आई मीन फिशेस और फ्लेमिंगोस। दोनों स्पीसीज अनरिलेटेड है बट रिसोर्सेज दोनों का सेम है, जूप्लैंक्टन। दोनों को खाना क्या है, जूप्लैंक्टन। यानी फ्लेमिंगोस और फिशेस compete करेंगी जूप्लैंक्टन के लिए। यानी कि इट इज जनरली बिलीव टू अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग। हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बच्चों। अबिंगडन टॉर्टवाइस गैलापागोस आइलैंड में पाया जाता था बट कंपटीशन की वजह से यहाँ वहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यानी कि वहाँ पे जब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे गोट्स आ गई थी तो गोट्स की जो ग्रेजिंग एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा हुआ करती थी और ये धीमे धीमे खाते थे बैठ के, पूरी घास खा गई बकरियाँ, इनके लिए कुछ बचा नहीं। यानी कि जब गोट्स इंट्रोड्यूस कराई गई थी गैलापागोस आइलैंड पे तो वहाँ पे अबिंगडन टॉर्टवाइस एक्सटिंक्ट हो गए थे एक ही डेकेड में, 10 साल के अंदर ही, क्योंकि ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी गोट्स की। ठीक है। अब हम बात करेंगे कोनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। कोनेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में ये शो किया गया था कि भैया जो रॉकी सी कोस्ट होते हैं स्कॉटलैंड में वो काफ़ी बड़े थे और वहाँ पे कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बर्नैकल पाई जाती थी जिसका नाम था बेलेनस। ये सुपीरियर बर्नैकल जिसका नाम बेलेनस था ये डोमिनेट कर रही थी वहाँ पे और उस एरिया से इसने एक्सक्लूड कर दिया था स्मॉलर बर्नैकल को जिसका नाम था कैथामेलस। क्या नाम था? कैथामेलस। सो बेलेनस ने कैथामेलस को हटा दिया वहाँ से, एक्सक्लूड कर दिया उस एरिया से क्योंकि वहाँ पे ये बेलेनस डोमिनेट कर रही थी और दोनों ही थे बर्नैकल। क्लियर? चलिए गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करेंगे बच्चों। ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी वो कंपीट करेंगी फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। जो कॉम्पिटिटिवली ऐसी स्पीसीज जो आपस में कंपटीशन कर रही होंगी वो इनडेफिनेटली को एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। और जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर होगी वो वहां से एलिमिनेट हो जाएगी एंड दिस में होल्ड ट्रू इन केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बट नॉट इन अदर केसेस। ये अदर केसेस में सही नहीं है। पैरासिटिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पैरासिटिज्म। पैरासाइट आप जानते हो होस्ट की बॉडी में रहता है और अपने आप को होस्ट के हिसाब से अडाप्ट करता है। यानी होस्ट में जो चेंजेस आएंगे वो उसमें भी आएंगे। मीन्स अडाप्टेशन मेथड ऑफ पैरासाइट। तो भैया पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं यानी कि वो पैरासाइट होस्ट के हिसाब से ही अपने आप को को इवॉल्व करता है। और इसके अब देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू इट्स लाइफ स्टाइल पैरासाइट्स इवॉल्व स्पेशल एडाप्टेशंस लाइक लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जिसकी जरूरत नहीं है वहाँ उसकी जरूरत क्यों हो, यानी फालतू के सेंस ऑर्गन नहीं होंगे। प्रेजेंस ऑफ अडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स फॉर द क्लिंगिंग ऑन द होस्ट। एक्सेस के अडेसिव या सेंस आपके जो सकर्स या आपके जो हुक्स होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होंगे, मतलब ताकि वहाँ पे लटक सके वहाँ पे वो। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पचा पचाया खाना मिलेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी,
क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी के, तो रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होगी बहुत ज़्यादा हाई होगी, एग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। टाइप्स ऑफ पैरासाइट की बात करेंगे तो भैया एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। आप जानते हैं जो बॉडी के बाहर रहेंगे वो एक्टोपैरासाइट होंगे, जो फूड शेल्टर बाहर से लेंगे। जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे उन्हें क्या बोल देंगे, एंडोपैरासाइट, लाइक लीवर, किडनी, लंग्स में पाए जाएंगे, है ना, तो एंडोपैरासाइट्स हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये आपका कस्कुटा या डॉटर प्लांट है, हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। ये आपका स्पेस पैरासाइट होता है, कस्कुटा एक्टोपैरासाइट है। ये आपके टिक्स हो गए, जो डॉग्स की बॉडी में ऊपर पाए जाते हैं, उसका खून पीते हैं, ये टिक्स हो गए, ये भी आपके एक्टोपैरासाइट होते हैं, है ना। हेयर लॉज भी एक्टोपैरासाइट होते हैं। आइए बात करते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म में एक आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। कुक्कू, कोयल कौवे के घोंसले में जाके अंडे दे देती है और कौवे को शक भी नहीं हो पाता है। कौवे और कोयल के अंडे मैच करते हैं एक दूसरे से, और जो कोयल होती है कुक्कू, वो एग लेके उड़ लेती है, गायब हो जाती है। कौवा सोचता है तो मेरे ही एग्स हैं, उनको इंक्यूबेट करता है, उनके बच्चों को फीड कराता है, और इस तरह से क्या होता है, कोयल एक्ट करती है एज अ पैरासाइट और होस्ट हो जाता है हमारा क्रो, है ना। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन क्या होता है, समर स्प्रिंग सीजन में, समर सीजन में इस तरह से ये फायदा उठाती है कोयल, कुक्कू, है ना। ये देखिए, ये कोयल है, माश है, खाना खिला रहा है कोयल, आई मीन कौवा है, क्रो, ये कुक्कू कोयल को खाना खिला रहे हैं, मीन्स ये कोयल का ही बच्चा है। इनको क्या मालूम है किसका बच्चा है, ये तो अंडे के से निकला था, इनको लगा ये मेरा ही बच्चा है, खाना खिलाने में लगे हुए हैं। ये देखिए एग्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये अलग से दिख रहा है इसका एग। ब्रूड पैरासिटिज्म याद कर लीजिएगा, कुक्कू और क्रो के बीच में पाया जाता है। बात करते हैं कमेंसलिज्म में, तो कमेंसलिज्म को एग्जांपल से ही समझेंगे। कमेंसलिज्म का मतलब होता है एक को फायदा, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसमें एक स्पीसीज को पॉजिटिव इंटरेक्शन और दूसरी स्पीसीज को न्यूट्रल इंटरेक्शन। मीन्स आप देखेंगे तो यहाँ पे कैटल एरगेट्स, जो कीड़े खाने वाले बर्ड्स होते हैं, वो इस भैंसे के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ से कीड़े खा रहे हैं इसके ऊपर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इसको फायदा हो रहा है। एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं, तो इसको मिला पॉजिटिव और इसको मिला जीरो, न्यूट्रल। जबकि कमेंसलिज्म एग्जिस्ट करता है बिटवीन द सी एनिमोन एंड क्लोन फिश। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लोन फिश और सी एनिमोन का रिलेशन बोर्ड में पूछा जाता है। एक क्लोन फिश जो होती है ये प्रेडेटर से बचने के लिए यहाँ पर छुप जाती है, और सी एनिमोन की स्टिंगिंग सेल की वजह से कोई इस पर अटैक नहीं कर पाता है, जबकि सी एनिमोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सी एनिमोन को मिल गया न्यूट्रल और क्लोन फिश को मिल गया पॉजिटिव। ये हो गया एक कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। ये देखिए, ऑर्किड ग्रोइंग एज अ एपीफाइट, यहाँ पे भी कमेंसलिज्म है। मैंगो ट्री वगैरह में और दूसरे प्लांट्स में ऑर्किड ग्रो कर जाता है एज अ एपीफाइट, दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें एपीफाइट बोलते हैं। अब ये ऑर्किड यहाँ ग्रो कर रहा है, इस बड़े ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न्यूट्रल, जबकि एपीफाइट को प्लेस मिल गया, जगह मिल गया, तो इसको फायदा हो रहा है। क्लियर, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे म्यूचुअलिज्म की। तो म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फायदा होता है, यानी कि स्पीसीज ए को भी फायदा, स्पीसीज बी को भी फायदा, है ना। मेरा दोस्त था, वो चाउमीन लेके आया, मैं सब्जी पराठा लेके गया था, मुझे सब्जी पराठा कम पसंद था, मेरे दोस्त को चाउमीन कम पसंद थी। हमने कहा ऐसा करते हैं आधा आधा कर लेते हैं, 50-50, आधा सब्जी पराठा उसको दिया, आधी चाउमीन उससे ली, दोनों को फायदा होगा, दोनों को दो दो डिशेस खाने को मिल गई, यानी कि म्यूचुअलिज्म क्या हो गया बताइए, म्यूचुअलिज्म। यानी लाइकेन बढ़िया एग्जाम्पल होता है म्यूचुअलिज्म का, इसमें एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है और दोनों ही एक साथ रहते हैं, जिसमें फंजाई वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जबकि एल्गी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये देखिए फिग फ्लावर और वेस्प के बीच में पाया जाता है सिम्बायोसिस, एक तरह का म्यूचुअलिज्म है, क्योंकि यहाँ पे ओवी पोजीशन के लिए इसको स्पेस मिल जाता है फ्लावर की ओवरी के अंदर, और बदले में फिग का फ्रूट बन जाता है, यानी पॉलिनेशन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये बात भी याद कर लीजिएगा। और इस तरह से आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम फिनिश करेंगे। और आपको किसी भी तरह की क्वेरी करनी हो तो हमें ईमेल करें query@katanacademy.com पे। यानी कि आज के सेशन में हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर को बहुत ही आसानी से शॉर्ट में डिस्कस किया। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जिसको आप डिटेल्ड में वीडियो लेक्चर सीरीज में देख लीजिएगा। वो सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे एग्जाम्पल याद करके जाइएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी तरह की समस्या के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए कातान अकेडमी, और बहुत जल्दी मिलेंगे अपने लाइव सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।